हेलो फ्रेंड्स, रवि जी एस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ें, प्रस्तावना और संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 को पढ़ें। आज भाग 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें नागरिकता। ठीक है, नागरिकता में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किसको नागरिकता है, किसको नहीं है, कैसे नागरिकता मिलती है, यही सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नागरिकता की बात करते हैं। भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, 2 तरह के। एक तो वो जिसको भारत में पूर्ण सदस्य है, भारत का पूर्ण सदस्य है। इन्हें सभी प्रकार के सिविल यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिविल भी और राजनीतिक अधिकार भी दोनों। भारत के नागरिकों को प्राप्त करने का अधिकार जो है और विशेषाधिकार जो है कौन कौन से हैं, और विदेशियों को कौन से नहीं है, इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला, भेदभाव के खिलाफ अधिकार। भेदभाव के खिलाफ अधिकार ये भारत के नागरिकों को अधिकार है, लेकिन विदेशियों को नहीं है। ठीक है, दूसरा, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समता का अधिकार यानी आर्टिकल 16, अवसर की समता, ये भी विदेशियों को नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारत के नागरिकों को। वाक्य और अभिव्यक्ति यानी भाषण देने का अधिकार, सम्मेलन, संघ, कहीं भी आने जाने का, निवास करने का, कोई पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19, और जो कि विदेशियों को नहीं है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 23, ये भारत के सिर्फ नागरिकों को है। लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानमंडल में के चुनाव का मतदान का अधिकार, ये भी मतदान जो है सिर्फ भारत के नागरिकों कर सकते हैं, विदेशी नहीं। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता को चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी सिर्फ भारत के लोग ही। कुछ सार्वजनिक पद अर्थात जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये सभी की धारण करने की योग्यता रखने वाले को सिर्फ भारतीय धारण कर सकते हैं, अन्यथा विदेशी नहीं। ठीक है, विदेशी या गैर नागरिक किसे कहते हैं, ये किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं। इन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, जैसे कि ऊपर हमने देखा था। मित्र देश के नागरिक उन देशों के नागरिक जिनके भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता का संबंध है। और दूसरा तो वो कि शत्रु देश के नागरिक, उन देशों के नागरिक जो भारत से युद्धरत हैं, मतलब जो अभी युद्ध चल रहा हो, जिनके साथ अभी युद्ध चल रहा हो, इन्हें मित्र देशों के लोगों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होता है और उन पर निगरानी यानी नज़रबंदी रखा जाता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड देखें तो पहला तो ये है कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य, कर का भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा और देश की रक्षा करना होगा। दूसरा, भारत में जन्म के से नागरिक और साथ ही देशीकृत नागरिक दोनों राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म के नागरिक ही पात्र होते हैं। ठीक है, भारत केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है, अमेरिका 2। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एकल नागरिकता, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता अभी बोले। ठीक है, संवैधानिक अगर प्रावधान की बात करें तो भाग 2
का अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात कही गई है संविधान में। अनुच्छेद 5 में क्या कहा है? संविधान का प्रारंभ पर नागरिकता है सिर्फ, ठीक है। और अनुच्छेद 6 में क्या है? तो पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार हो सकता है, नागरिकता, ठीक है। और आर्टिकल 60 पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, ये भी वही है, कुछ ही व्यक्तियों। और 8वां भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता से अधिकार। और 9 कहता है किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पर व्यक्ति की नागरिकता न होना, यानी खुद की नागरिकता यहाँ की समाप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिकता नहीं होगा या 6 के या 8 के आधार पर भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की हो, ठीक है। अगर जैसे हम अमेरिका की नागरिकता ले लें तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। नागरिकता का अधिकार का बना रहना, कैसे नागरिकता बना रहेगा? तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के उपर्युक्त प्रावधान में से किसी के भी तहत भारत का नागरिक व संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून के उपबंधों के अधीन रहना चाहिए, तभी वो नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिए। संविधान नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति की समस्या को संबोधित नहीं करता है। यह संसद को ऐसे मामलों का उपबंध करने के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। और दूसरा कहता है संसद को नागरिकता के अर्जन या समाप्ति एवं नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों का संबंध कोई भी उपबंध का अधिकार है। किसको? संसद को। या तो समाप्त भी कर सकता है या दे भी सकता है। तदनुसार भारत की संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया था। इसे बाद में कई संशोधित किया गया और हाल ही में 2019 में किया था। नागरिकता का अर्जन यानी समाप्ति कैसे हो? अर्जन या मिलता है कैसे, या फिर समाप्ति कैसे होता है, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। यानी ये नागरिकता अधिनियम 1955 की बात होगी। अब तो पहला तो जन्म से भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति नागरिक कहलाएगा, जो कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक है, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, कहीं और की भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1950 से 1987 तक ये जन्मा भारत में होना चाहिए। दूसरा कहता है 1 जुलाई से 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके जन्म के समय माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक हो। और दूसरा क्या कहता है? 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, या अथवा माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, ठीक है, तभी भारत का नागरिक कहलाएगा।
कोई व्यक्ति इस खंड के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म के समय या तो उसका पिता या माता एक विदेशी राजनयिक है या वह भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, या फिर उसके माता या पिता किसी शत्रु देश के नागरिक हैं और उसका जन्म किसी ऐसे स्थान पर हुआ है जो उस शत्रु के कब्जे के अंतर्गत आता हो, तब भारत का नागरिक नहीं होगा, ठीक है। वंशानुक्रम के आधार क्या है? तो भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच कोई व्यक्ति यदि उसके जन्म के समय जो है उसके माता या पिता भारत का नागरिक हो, उनका जन्म जो है भारत में हो, माता या पिता का, 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए, कम से कम कोई एक, और 3 दिसंबर 1904 को या उसके बाद के अगर देखें तो केवल यदि उसका जन्म उसके जन्म तारीख से 1 वर्ष के भीतर या केंद्र सरकार की अनुमति से उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत है, ठीक है। इसके अतिरिक्त माता पिता को लिखित रूप में घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, घोषणा देना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, अगर पंजीकरण द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है उसकी बात करते हैं तो निम्नलिखित व्यक्ति पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति यदि वह या उसके माता या पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में या ऐसे अन्य क्षेत्र में जन्मा हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन जाया। दूसरा क्या होना चाहिए? जो आवेदन करने वाले 7 वर्ष भारत में मामूली तौर से रहते हों, निवास करते हों या अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में मामूली तौर से निवास करते हों, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह भारत के किसी नागरिक से हुआ जो इस धारा के तहत नागरिकता हेतु आवेदन करने का से पहले 7 वर्ष भारत में रहना चाहिए, ठीक है। नवबालिग बच्चे जिनके माता पिता दोनों इस धारा के तहत भारतीय नागरिक होना चाहिए। वयस्क यानी 18 साल, ठीक है। और पूर्ण सामर्थ्य का कोई व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिकों के रूप में पंजीकृत हो, क्या हो? पंजीकृत, रजिस्ट्रेशन किया हो, जो या जिसके माता या पिता में से कोई एक पहले स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत था या पंजीकरण के लिए आवेदन से ठीक पहले 1 वर्ष से भारत का साधारण तौर पर निवास कर रहा था, ठीक है, उसको भारत का पंजीकरण देना होगा भारत का नागरिक बनने के लिए, ठीक है। जो प्रवासी भारतीय नागरिक यानी OCI के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या पंजीकरण हेतु इस प्रकार का आवेदन 1 वर्ष पहले भारत का निवास में रहते हुए दे दें, ठीक है। स्पष्टीकरण अगर की बात करें तो एक आवेदक को भारत में मामूली तौर से निवासी समझा जाएगा यदि वह पंजीकरण के आवेदन करने से पहले लगातार 12 महीने से भारत में रह रहा है और इस 12 महीने की अवधि से 8 वर्ष में से कम 6 वर्ष भारत का निवासी होना चाहिए।
ठीक है। ये 12 महीने की जगह पर 12 वर्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। 12 वर्ष के अवधि से पहले जो है 8 वर्ष कम से कम रहना चाहिए आवेदन। उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को भारत के नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ लेनी होगी। देशीकरण द्वारा प्राकृतिक रूप से, ठीक है, यदि उसका जन्म या उसके जन्म तारीख से 1 वर्ष के भीतर केंद्र सरकार से अनुमति, तो फिर भारत में दूतावास में पंजीकृत किया जाएगा। दूसरा क्या कहता है, देशीय, मतलब ऐसे देश से संबंधित न हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण का नागरिक नहीं बन सकते, जैसे पाकिस्तान अभी चल रहा था, ठीक है। यदि वह व्यक्ति पहले से ही किसी दूसरे देश का नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिक उसे आवेदन स्वीकृति न होने पर दूसरे देश की नागरिकता त्याग देना होगा। उसका आचरण सही होना चाहिए, ठीक है। और आठवीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं में से किसी एक का उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। वह भारत में रहने का इच्छुक या भारत सरकार की सेवा में राष्ट्रीय संगठन से जुड़ने अथवा शामिल होना का इच्छुक हो। ये भारत में नागरिकता अधिनियम 2019 में ये संशोधन किया गया था, यही सब, ठीक है। किसी राज्य क्षेत्र का अगर भारत में मिला लिया जाए, राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश का क्षेत्र जो भारत में मिला लिया जाए, तो उससे भी वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिल सकती है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो पांडिचेरी, जो कि 1962 में मिला था उसको, ठीक है। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, तो या तो स्वयं से त्याग दें या दूसरे देश की नागरिकता लिया हो और भारत को भी लेना चाहता हो तो उसे त्यागना पड़ेगा या भारतीय नागरिकता को त्याग देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक नवबालिग बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। हालांकि ऐसा कोई बालक वयस्क होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर यह घोषणा करे कि वह भारत का नागरिक पूर्व ग्रहण करना चाहता है तो ऐसी घोषणा के पश्चात वह फिर से भारत का नागरिक बन जाएगा, ठीक है। नागरिकता का पर्यावसन या समाप्ति। 26 जनवरी 1950 के अधिनियम लागू होने के बाद ये तो स्वेच्छा से नागरिक छोड़ सकता है, जो अभी बताएं। हालांकि यह प्रावधान जो है किसी युद्ध के दौरान नहीं होगा जिसमें भारत में शामिल हो सकता है। दूसरे देश का पासपोर्ट ग्रहण करने वाला नागरिकता अधिनियम 1956 के तहत किसी दूसरे देश की राष्ट्रीयता स्वेच्छा से ग्रहण कर ले, या तो यानी अगर इसको देखें नागरिकता कैसे समाप्त होगी, तो या तो स्वेच्छा से त्याग दें या दूसरे देश की नागरिकता ले ले, ठीक है, ठीक है। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना, कैसे वंचित किया जा सकता है। यदि पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रमाण धोखाधड़ी या फर्जी जानकारी या किसी गलत तथ्य छपवाकर दिया जाएगा तो नागरिकता से वंचित रह जाएगा। यदि किसी, और दूसरा कहता है, यदि किसी नागरिक का अपने कृत्य या वक्तव्य द्वारा
या विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अनादर करें, ठीक है, असंतुष्टि प्रदर्शित करें। और तीसरा कहता है यदि किसी नागरिक से युद्ध के दौरान जिसमें भारत संलग्न हो और शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध रखता तो उसको वंचित किया जा सकता है। और अगला क्या कहता है, तो यदि वह नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के पश्चात 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष से अधिक अवधि कारावास की सजा करता हो, मतलब दूसरे देश में 2 वर्ष से अधिक जेल में रह चुका हो, कैद खाने में, ठीक है। अगला क्या कहता है, यदि वह नागरिक सामान्य तौर पर लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर निवास कर रहा है, इस अवधि के दौरान भारत के बाहर वह कभी भी किसी शैक्षणिक स्थान का छात्र नहीं रहा हो या भारत सरकार की सेवा में नहीं रहा हो या भारत की सदस्यता वाले किसी राष्ट्रीय संगठन का सेवारत नहीं रहा हो, तब उसकी नागरिकता में पंजीकरण नहीं होगा, ठीक है। OCI क्या है, यानी प्रवासी भारतीय नागरिक। इसके लिए कौन कौन से लोग पात्र होते हैं, तो इसके निम्नलिखित जो किसी अन्य देश का नागरिक हो लेकिन संविधान का प्रारंभ होने से पहले या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, जो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक बनना हर मतलब एलिजिबिलिटी रखते थे, ठीक है। तीसरा, जो दूसरे देश का नागरिक तो हैं लेकिन एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया था, ठीक है, ये सब इसके लिए पात्र हैं। और अगला क्या कहता है, जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र या पुत्री या पौत्री या दोहित्री हैं, एक व्यक्ति जो खंड में उल्लेखित हो, क्या उल्लेखित होना चाहिए, एक व्यक्ति के जो एक नाबालिग संतान या उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक या माता पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक है। भारत के नागरिक का विदेशी मूल का जीवन साथी, OCI कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी और जिनके विवाह का पंजीकरण किया गया, साथ ही जो आवेदन देने से पहले कम से कम 2 वर्ष की लगातार अवधि से एक साथ रहे हों, ठीक है, एक साथ। ऐसे अधिकार को OCI कार्ड प्राप्त नहीं होंगे। अब नहीं किसे प्राप्त होंगे, तो ये जानते हैं, OCI कार्ड को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ना ही संसद, ना ही विधानमंडल, ना ही विधान परिषद, किसी को भी नहीं देना, ठीक है। OCI का लाभ क्या है, तो भारत में आने का बहुप्रवेश या बहुउद्देशीय आजीवन वीजा नहीं, वीजा मिल जाता है आजीवन। भारत में जब तक ठहरना हो तब तक पुलिस अधिकारियों का रिपोर्ट करने से छूट मिल जाता है। अनिवासी भारतीयों के साथ समानता, कृषि, रोपण संपत्तियों का अधिग्रहण छोड़कर वित्तीय, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में, ठीक है, ये सब में अधिकार प्राप्त होते हैं OCI को। भारतीय बच्चों को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में, राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों को संग्रह प्रवेश शुल्क में देखने में, ठीक है, डॉक्टर, नर्स, वास्तुकार, ये सब में उन्हें एडमिशन के लिए भी। भारत में घरेलू हवाई किराए में शुल्क के मामले में ये सब में नहीं लगता।
ये सब उनका अधिकार मिल जाता है। पहले PIO और OCI कार्ड धारकों की अलग अलग श्रेणियां थी, लेकिन बाद में सरलीकरण और एक रूपता के उद्देश्य से उनका विलय कर दिया गया। ठीक है, पहले PIO और OCI दोनों एक अलग अलग था, लेकिन अब सरलीकरण करने की वजह से